हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप एंड ऑल्सो वेलकम टू फटाफट सीरीज वंस अगेन, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी एक्ट, राइट। और सोशल सिक्योरिटी एक्ट कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गाइज, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, जो एक्ट है हमारा, उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 रेफर नहीं किया गाइज, यू मस्ट वॉच द पार्ट 1 बिकॉज यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं विच हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ being asked in the examination and they can be a game changer in your preparation journey। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। बट उससे पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। द क्वेश्चन वाज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 applies on which of the following shops or establishments? Your options are shops or establishments in which 15 or more persons are employed, or shops or establishments in which 12 or more persons are employed, or shops or establishments in which 20 or more persons are employed, or shops or establishment in which 10 or more persons are employed। So which of the following is correct guys? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी पर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं डिफरेंट एक्ट से, तो आपको एप्लीकेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, राइट। So the right answer is option number D, that is shops or establishments in which 10 or more persons are employed. So here you can read the explanation as well, that the payment of gratuity act 1972 applies to every factory, mine, oil field, plantation, port and railway company, every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and establishment in a state in which 10 or more persons are employed, right, or were employed on any day of the preceding 12 month। ठीक है, या तो करंटली 10 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, या पिछले 12 मंथ्स में किसी भी दिन अगर 10 या उससे ज्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड रहेंगे, तो फिर उस केस में उस शॉप और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो ये एक्ट है वो एप्लीकेबल होने वाला है, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडेज सेशन गाइस, एज पर द एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 हु शैल बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉयर। ठीक है, इनमें से कौन है जो एम्प्लॉयर, जिसे एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा अंडर द पेमेंट ऑफ under the Employees Compensation Act 1923, right? So your options are anybody or persons, any managing agent of an employer, legal representative of a deceased employer, or all of the above। So the right answer is option number D, all of the above। ठीक है, इन सारों को ही यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। So here you can see, as per the Employees Compensation Act 1923, employer includes any body of persons whether incorporated or not। ठीक है, इसका क्या मतलब है, चाहे वो कंपनी हो जो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, चाहे वो अदर देन कंपनी लाइक पार्टनरशिप फर्म भी हो गई, उसे भी कंसिडर किया जा सकता है, राइट। तो एनी बॉडी ऑफ पर्सन, कोई भी पर्सन, कोई भी बॉडी जो बॉडी ऑफ पर्सन उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड एनी मैनेजिंग एजेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयर एक्चुअल में बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं देख रहा तो जो भी उसका एक्टिंग जो भी एजेंट होगा वहां पर, उसे भी एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा। एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉयर। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर था, अगर वो अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो चुकी है तो उस केस में जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसे भी एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारे ही केस यहाँ पर हैं जो कि आप देख सकते हैं, राइट। सो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 2 is, who among the following is not a dependent under the provisions of the Employees Compensation Act 1923। ठीक है, इनमें से कौन डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, डिपेंडेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है, स्पेसिफिकली अंडर द प्रोविजंस ऑफ Employees Compensation Act 1923। Your options are a widow, an adult widowed sister, a widowed mother, or an unmarried daughter। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गाइस, एन एडल्ट विडोड सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी ही कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है विच इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 2, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन जो है जिसको डिपेंडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अ माइनर ब्रदर और एन अनमैरिड सिस्टर और विडोड सिस्टर इफ माइनर। ठीक है, तो विडोड सिस्टर अगर माइनर है तो उस केस में उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर माइनर है तो यहाँ पे उसे इंक्लूड किया जाएगा, राइट। लेकिन अगर वो एडल्ट है तो उस केस में उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो दिस वाज आवर ऑप्शन, दैट इज एन एडल्ट विडोड सिस्टर। ठीक है, तो एन एडल्ट विडोड सिस्टर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर वो माइनर होती तो उसे यहाँ पे इंक्लूड किया जाता, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द पार्ट ऑफ द वेजेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। ठीक है, ये नॉट वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं पूरे फोकस के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसे रीड करें, क्योंकि ये जो नॉट वाले क्वेश्चन है अक्सर बहुत सारे पूछे जाते हैं यूपीएससी की एग्जामिनेशन में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है अंडर द एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट? Your options are traveling allowance, contribution by employer towards pension and provident fund, sum paid to cover any special expenses by the nature of his employment, or all of the above।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सारों को ही नहीं इंक्लूड किया जाता है वेजेस की डेफिनेशन में। सो हियर यू कैन सी वेजेस अंडर द एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 एज एनी प्रिविलेज और बेनिफिट कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रिविलेज अगर दिया जा रहा है जिसे मनी के टर्म्स में अगर हम कंप्यूट कर पा रहे हैं, सो वो वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, राइट। बट इट डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया किन चीजों को, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, द वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवलिंग कंसेशन और अ कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर of an employee towards any pension or provident fund or a sum paid to employer to cover any special expenses entailed on him by the nature of his employment, right। तो सारी की सारी ही कैटेगरीज जो है यहाँ पर उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है वेज की डेफिनेशन में, राइट। Question number 4 is what percentage of the monthly wages of the injured shall be multiplied by the relevant factor to calculate the amount of compensation in case where permanent total disablement results from the injury। ठीक है, जहां पर permanent total disablement हो रहा है इंजरी की वजह से, उस केस में मंथली वेजेस से कितना परसेंटेज जो है उसे रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है बट जिन्होंने भी एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट पढ़ा है वो डेफिनेटली इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। So your options are 40% of the monthly wages, 50% of the monthly wages, 60% of the monthly wages और 70% of the monthly wages। So the right answer is option number C, that is 60% of the monthly wages। ठीक है, 60% of the monthly wages जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा रेलेवेंट फैक्टर से, तो उससे क्या कैलकुलेट होगा, अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। और कॉम्पेंसेशन क्यों देना पड़ रहा है एम्प्लॉयर को, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट डिसेबलमेंट हो चुका है एम्प्लॉय का, रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजरी व्हाइल वर्किंग। ठीक है, काम करते समय ही उसको जो इंजरी हुई थी उसकी वजह से परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो चुका है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसे इस तरीके से 60% ऑफ द मंथली वेजेस को मल्टीप्लाई करेंगे रेलेवेंट फैक्टर से। रेलेवेंट फैक्टर कहां मेंशन है गाइस, इसी एक्ट में शेड्यूल में मेंशन है, राइट। तो उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाएगा। So here you can see 60% of the monthly wages of the injured shall be multiplied by the relevant factor or rupees 1,40,000 whichever is more to calculate the amount of compensation under the Employees Compensation Act 1923 in case where permanent total disablement results from injury। ठीक है, तो जहां पर permanent total disablement हो रहा है इंजरी की वजह से, वहां पर ये पहले तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा 60% ऑफ द मंथली वेजेस, उसको रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये अमाउंट 1,40,000 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में जितना भी ज्यादा आएगा वो पूरा पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वो अमाउंट 1,40,000 से कम आ रहा है तो इस केस में एटलीस्ट 1,40,000 तो पे करना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर को। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने इसे इस फॉर्मूले के तहत अगर हमने देखा कि यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो 1,60,000 आ रहा है, ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कॉम्पेंसेशन पे करने की वो 1,60,000 की बनेगी। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से यहाँ पे हम देखें सपोज ये 1,20,000 ही आ रहा है, राइट, तो उस केस में उसको 1,40,000 पे करना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट 1,40,000 तो पे करना ही पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन में वो अमाउंट ज्यादा आता है तो ज्यादा वाला पे करना पड़ेगा, अगर कम आता है तो 1,40,000 तो पे करना ही पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द प्रोविजन। Question number 5. As per the Employees Compensation Act 1923, if personal injury is caused to an employee by accident arising out of and in the course of his employment, who of the following shall be liable to pay compensation? ठीक है, अगर किसी वर्कर को, किसी वर्कमैन को अगर इंजरी हो रही है काम करते वक्त, तो उस केस में जो कॉम्पेंसेशन की जो लाइबिलिटी है वो किसकी बनेगी? Your options are appropriate government, managing agent, employer और commissioner for workmen's compensation। The right answer is option number C। ठीक है, तो अगर आपने प्रोविजन नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसे बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में, जिस भी फैक्ट्री में कोई पर्सन काम कर रहा है, अगर उससे इंजरी होती तो डेफिनेटली वहां पे जो कॉम्पेंसेशन के लिए जो लाइबल होगा वो कौन होगा, उसी एस्टेब्लिशमेंट का जो ओनर होगा, दैट इज एम्प्लॉयर होगा, राइट। सो ये सिंपल लॉजिक से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। सो दिस इज द राइट आंसर। सो हियर यू कैन सी एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन इफ पर्सनल इंजरी इज कॉज्ड टू एन एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, हिज एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बहुत इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से, तो आपको प्रोविजन इसी तरीके से पढ़ना है ताकि वहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चन खुद ही फ्रेम कर पाए, खुद ही उसका आंसर कर पाए, राइट। चलिए, सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन गाइस। सो एज पर द एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, व्हाट इज द पीरियड फॉर क्लेमिंग कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ द डेथ ऑफ अ क्रू मेंबर ऑफ एन एयरक्राफ्ट? ठीक है, पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सो योर ऑप्शंस आर विद इन 6 months,
within 6 months after the news of death has been received by the claimant, within 1 year after the news of death has been received by the claimant, within 2 years after the news of the death has been received by the claimant, and within 3 years after the news of death has been received by the claimant. So what is the right answer? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है गाइस, और उसका जो भी सही आंसर होगा दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, आप सभी को कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है फ्रेंड्स. चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन गाइस. और जिन्हें जो भी एस्पिरेंट्स किसी कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, जिनके लिए थोड़ा सेल्फ प्रिपरेशन मुश्किल हो रहा है ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट और एनी अदर इश्यूज, तो गाइस वी हैव लॉन्च्ड 3 डिफरेंट कोर्सेज फॉर बोथ एपीएफसी और ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन. यहां पर आप देख सकते हैं इट इज अ मास्टर पैक, टेस्ट सीरीज प्लस एंड टेस्ट सीरीज कोर्स. ठीक है, इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, कितना डिस्काउंट है, क्या चार्जेस हैं, क्या कॉस्ट है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा. कहां से? बाय रेफरिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ठीक है गाइस, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. विल मीट इन अनदर सेशन. टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स.